Good evening to all. Good evening, sir. Good evening, sir. So, student, last we discussed about some formula of frictional forces. Similarly, what are the types of the friction and how we find coefficient of friction. So, in the same series, let me find two more concepts of the friction related with angle of friction. Let this angle of friction is denoted by letter phi. Draw a horizontal surface like this. Keep a body on horizontal surface. Let the mass of the body is m. When the mass of the body is m, it will be attracted by the gravity with the force called as weight. And since the body is on the horizontal surface, that means it has no vertical motion. So that means normal reaction R will be equals to mg, because net force in vertical direction is 0. Number one, if you apply a force F to move the body so that this body is at the verge of sliding, just at the verge of sliding, it means you are fighting against maximum force of friction, and the value of the maximum force of friction is limiting friction. Is the body at rest? Yes, because it is just at the verge of sliding. And when the body is at rest, everyone know that the force applied is always equal to frictional force. Friction is self-adjusting force with this part. Now what we do, we will meet these two by a parallelogram. This is a normal reaction R, this is also normal reaction R. This is parallel vector of you can say Fc, and here we draw a resultant of the diagonal. Resultant of diagonal.
what angle the resultant of this parallelogram construct with normal reaction, this is angle of friction. So what is angle of friction? It is the angle between रिजल्टेंट, ये जो बीच वाला डायगोनल है ये रिजल्टेंट है FC और नॉर्मल रिएक्शन का। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ किस किस का रिजल्टेंट है ये, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और ये एंगल किसके साथ बना है, विद नॉर्मल रिएक्शन। So angle between the resultant of frictional force and normal reaction made with the normal reaction is called angle of friction. But when the body is angle of friction, but when the body is about to slide, about तो स्टूडेंट देखिए ये हमेशा एक ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल है ये हमेशा मैक्सिमम वर्क जब बॉडी का होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का होता है। तो ये डिफाइंड है अबाउट जस्ट एट द वर्स ऑफ स्लाइडिंग। ये एंगल किस किस के बीच में बनेगा फिर देखेंगे। नॉर्मल रिएक्शन निकालिए, राइट, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट, इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम का, राइट, और इस पैरेललोग्राम का अपने यहाँ से डायगोनल निकाल दिया। अब ये जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का। कौन कौन से वेक्टर का, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। और ये जो एंगल बनता है ये दोनों का जो रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल, राइट। ये डेफिनेशन जो है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करता है। तो देखिए इसका छोटा सा एक मतलब आपको समझाऊं दोबारा से। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ही ये वैलिड होता है, ये ध्यान रखेंगे, और हमेशा तभी वैलिड होगा जब बॉडी अबाउट टू मूव है, तभी हम इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, राइट। क्योंकि वेरिएबल होता है तो इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जब बॉडी अबाउट टू मूव होता है तब की बात करेंगे। ओके, तो एक बार इसका फार्मूला चेक करेंगे। देखिए अगर मैं इसी पैटर्न से आपका tan फाई निकालता हूँ, देखिए tan फाई के आपको चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, FC के, क्योंकि इक्वल वेक्टर है ना, राइट। So what is perpendicular, FC, और बेस क्या है, R जी, बेस क्या है, R। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, FC का फार्मूला जो हमने पिछली बार किया था वो क्या था, म्यू सी आर। F का एक ही फार्मूला होता है, R और R कैंसिल हो गए, तो क्या हमें ये मिल गया कि tan of angle of friction is equal to mu c, राइट। तो ये फार्मूला बन गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने का। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे तो आपको tan उस साइड जाकर इन्वर्स करना पड़ेगा, तो ये tan इन्वर्स म्यू सी। म्यू सी जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो सरफेस के लिए आपको गिवन होगा। मान लो मैंने ये कहा कि एक सरफेस के लिए म्यू सी जो है वो 0.4 है, तो आपका फाई जो होगा वो ऑलरेडी निकल गया यहाँ से ना, राइट। म्यू सी का वैल्यू पता है, लॉग बुक से आप tan फाई की वैल्यू निकाल लोगे, फाई को इन्वर्स कर दीजिए तो वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। ओके, तो ये हमने बात की है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। दूसरी चीज़ जो हमने ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ
हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए होता है, और तब होता है जब बॉडी जो है वो अबाउट टू मूव करती है, राइट। इसके साथ स्टूडेंट एक और छोटा सा आर्टिकल जोड़ते हैं, एंगल ऑफ रीपोज। देखते रहिए इसके लिए चेंज क्या है, एंगल ऑफ रीपोज। डेफिनेशन बनाने से पहले एक एक्टिविटी देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे सारे केसेस में ये हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा। मेरे पास एक इनक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। इंक्लाइंड सरफेस में हॉरिजॉन्टल से मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, इसके ऊपर रखा हुआ एक बुक, छोटे से एंगल के ऊपर इसको छोड़ा हुआ। धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ, इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो इंक्रीज करने शुरू कर देता हूँ। तो क्या हुआ, ये एंगल जो है वो इंक्रीज हुआ, छोटा एंगल का थोड़ा इंक्रीज हुआ, थोड़ा और इंक्रीज हुआ, थोड़ा और इंक्रीज हुआ। अब होता क्या है स्टूडेंट कि अगर आपने बुक को रखा है हॉरिजॉन्टली, ध्यान रखेंगे क्या मैं कहने वाला हूँ। देखिए ये दूसरा जो सरफेस है वो भी हॉरिजॉन्टली पड़ा है येलो वाला, और बुक ऐसे पड़ी है। अब धीरे धीरे जब मैं ये येलो सरफेस को उठाऊंगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, राइट। क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बुक जो होगी वो मूव करना शुरू हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल पर। मान लो कि यहाँ मूव नहीं कर रही है, यहाँ भी मूव नहीं करे, लेकिन जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाऊंगा इसके ऊपर जो भी चीज़ रखी होगी वो मूव करना शुरू कर देगी। हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एंगल के ऊपर कोई भी चीज़ आपने इंक्लिनेशन पे रखी है वो मूव कर जाए। वो डिपेंड करता है कि बॉडी का वेट क्या है, इंक्लिनेशन की रफनेस क्या है। कई बार बॉडी छोटे एंगल पे भी स्लाइड कर जाएगी, कई बार उसके लिए एंगल को हमें चेंज करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब यहाँ से देखिए ये एंगल ऑफ रीपोज का डेफिनेशन निकलेगा कैसे। मान लो बॉडी 10 डिग्री पे मूव नहीं करी, राइट, 15 डिग्री पे मूव नहीं करी, लेकिन 20 डिग्री पे ये अबाउट टू स्लाइड है। अगर ये 20 पे अबाउट टू स्लाइड है तो क्या 30 पे मूव करेगी, क्या ये 40 पे मूव करेगी, क्या ये 50 पे मूव करेगी, राइट। अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रही तो अगर उससे ज़्यादा एंगल बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन का फिर तो मूव करना ही है ना उसने। तो हमें एंगल ऑफ रीपोज जो होता है वो मिनिमम एंगल होता है, तो हम इसको कहते हैं इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सो दैट the body kept on inclined plane is at the verge of sliding, is at the verge of sliding। अब उस एंगल को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर से एक डायग्राम बनाते हैं इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए आपके इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा, और जो भी बॉडी यहाँ पर आपने रखी है इट इज अबाउट टू स्लाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाउट टू स्लाइड? एट रेस्ट। लेकिन जब बॉडी अबाउट टू स्लाइड होती है तो उसके जो ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट होता है? ये कौन सी फोर्स होती है जो बॉडी को नीचे लेके आती है? mg sin थीटा। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करता है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर? mg cos थीटा को। cos थीटा।
और देखिए अब बॉडी बिल्कुल वर्ज पे है तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स जो, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ मूव करना चाह रही है, नीचे की तरफ मूव करना चाह रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द इंटेंडेड मोशन, क्योंकि इसका इंटेंडेड मोशन डाउनवर्ड ग्रेजुअली। ये डायग्राम देखिए हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप इंक्लिनेशन बढ़ाते रहोगे बॉडी का अनस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ता रहेगा। क्यों? जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, साइन 0 0 होता है, साइन 90 यस सर। बढ़ेगा, एम जी साइन थीटा बढ़ेगा। एम जी साइन थीटा बढ़ने का मतलब ये जो फोर्स बॉडी को नीचे लेके आती है इंक्लाइन प्लेन की, वो बढ़ना शुरू हो जाती है एंगल के साथ साथ। एक टाइम ऐसा आएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवर डोमिनेट कर देगी। जब ये फ्रिक्शनल फोर्स को डोमिनेट कर दोगे तो बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है। तो मैंने ये कहा कि कितना मिनिमम एंगल आप लगाओगे ताकि बॉडी अनस्टेबल हो जाए, अबाउट टू स्लाइड हो जाए। तो मैक्सिमम एंगल नहीं लिखा, क्योंकि बॉडी अगर 30 डिग्री के ऊपर अबाउट टू स्लाइड है ना, तो 40 के ऊपर तो स्लाइड करेगी ना, 50 के ऊपर भी स्लाइड करेगी। तो हमें मिनिमम एंगल चाहिए कि जब हम बॉडी को अबाउट टू मूव करें। चलिए, क्यों बॉडी एक इक्विलिब्रियम में पड़ी है? क्योंकि बॉडी रेस्ट के ऊपर है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जितने भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को बैलेंस करने वाली हैं। तो आर का जो फोर्स है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा, और दूसरा फोर्स जो एफ सी का है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, क्योंकि बॉडी कहीं भी मूव नहीं कर रही है। इन दोनों को स्टूडेंट एफ सी बाई आर कर दीजिए। एफ सी बाई आर कर दिया तो यहाँ टैन थीटा आ गया, और एफ सी का वैल्यू क्या था? यू सी आर, और नीचे भी क्या आर, और ये आपका हो गया टैन थीटा। और देखिए फिर से वही रिलेशन हमने लिख दिया, क्या टैन थीटा भी आपका म्यू सी हो गया। तो एंगल ऑफ रीपोज कैसे निकालोगे? टैन इनवर्स ऑफ। अब देखिए इन दोनों आर्टिकल में डिफरेंस क्या मिला आपको? एक आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करी, एक एंगल ऑफ रीपोज की बात करी। क्या डिफरेंस लगेगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए, कौन से सरफेस के लिए? हॉरिजॉन्टल। जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर अबाउट टू मूव बात करेगी ना, तब एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी है और इट इज अबाउट टू मूव, तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहता है। और इवेंचुअली स्टूडेंट ध्यान करेंगे, चाहे मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला फाई, वो भी टैन इनवर्स म्यू सी की था, और मैंने एंगल ऑफ रीपोज निकाला, ये एंगल ऑफ रीपोज है और ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन एक रहेगा इंक्लाइंड प्लेन के लिए, एक रहेगा कौन से सरफेसेस के लिए? हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के लिए। कनेक्टेड और तो ये दो एक्स्ट्रा आर्टिकल हमारे लिए रहेंगे जिसमें हम इसकी बात कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड बिफोर आई show you few mathematical statement.
ओके, स्टेटमेंट इज विजिबल, व्हाट इज बीइंग ब्रॉट, विजिबल है ये स्क्रीन के ऊपर? Yes, sir. चलिए स्टूडेंट्स, लेट मी रीड। थोड़ा सा हमें न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस यहाँ से करना पड़ेगा। ओके, एक बार सिचुएशंस को हम रीड करेंगे, एक डायग्राम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि हम इसको कर पाते हैं। ओके, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर। ठीक है, फ्लोर क्योंकि आपको दिखाया हुआ है उसमें हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, ये डायग्राम आपके साथ साथ बन रहा है। ब्लॉक का मास हमने रख दिया 2 kg, राइट। चलते रहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4। चलिए इसको भी छोड़ते हैं। A force of friction of 2.5 Newton is applied on the block as shown. Calculate the force of friction. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है स्टेटमेंट में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ये जो आपका फोर्स है ये वाला, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, या तो हमने निकालना है। इसको आप ऐसे पढ़ते हैं, फोर्स, इसको छोड़ दीजिए, फोर्स ऑफ 2.5, ये गलत है। यहाँ आप पढ़ेंगे, जब आपने इसको पुल करना है तो आपने फोर्स कितना लगाया, 2.5 न्यूटन। अब आपको निकालना है कि इसके बीच का फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। क्या कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो स्टूडेंट देखने से ना ये स्टेटमेंट बड़ा इजी सा लग रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ, फिर से देखिए, अप्लाइड फोर्स आपको दे रखा है कितना, 2.5 न्यूटन। मास ऑफ द ब्लॉक दे रखा है 2 kg। आपको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या निकालना है? फ्रिक्शनल फोर्स। और आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। मैं एक आपसे उस दिन बात कर रहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता कहीं भी, किसी भी न्यूमेरिकल में। ध्यान से बात सुनेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में जहाँ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा होगा, इस स्टैटिक को आपने क्या पढ़ना है? लिमिटिंग। ये आपने खुद ही करेक्ट करना है, ये कोई करेक्ट करेगा नहीं आपके लिए, क्योंकि हमारा लैंग्वेज होता है न्यूमेरिकल में स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोलेंगे इसको, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो कहीं भी अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा तो उसको आपने क्या मानना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन हैज 0.4। अब आप कहोगे कि सर हमें फार्मूला पता है, तो हम FC निकाल लेंगे, म्यू सी आर, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आर किसके इक्वल होता है? mg के ऊपर। तो आप कहोगे ये हमारा आंसर निकल तो गया, क्योंकि ये म्यू सी mg हो गया और 0.4। ये बेसिकली गलत है जो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसमें गलती क्या होगी। ये हो गया। अब आपका जो आंसर आ गया 8 न्यूटन आ गया। क्या आ गया? 8 न्यूटन। ठीक है, अब आपने कोई गलती करी है यहाँ पर, हमें कोई पता नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने तो ठीक निकाल दिया ना अपनी तरफ से, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ था? म्यू सी दिया हुआ था, राइट। ये स्टेटमेंट में गिवन है। आर की वैल्यू आपको पता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस की बॉडी चल रही है तो mg करोगे। मास गिवन है, ग्रेविटी पता है, 8 न्यूटन आप निकाल के बैठ गए, और आपके टीचर ने कहा नहीं भैया ये तो आंसर है। अब निकालना तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स ही था ना। अब आप सोचते कि गलत काम है। स्टूडेंट देखिए, इन न्यूमेरिकल्स में गलती कहाँ होती है? फ्रिक्शन वाली। शायद आपको ध्यान होगा आपसे कि फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करते हो ना, ठीक है। तो
पहले न्यूमेरिकल में ये पता करिए कि क्या वो बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट की। ध्यान से, क्योंकि ये जो आपकी गलती निकलेगी ना, ये 8 न्यूटन वाला आंसर गलत जो निकलेगा वो इसी लॉजिक के ऊपर से निकलेगा। अब आपको ये बॉडी दी तो हुई है, लेकिन क्या आपको ये श्योर है ये रेस्ट के ऊपर है या मूव कर रही है? हमें पता नहीं है ना इसका। यस और नो? अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि रेस्ट या मोशन के ऊपर पता करना है, क्योंकि देखिए जब बॉडी रेस्ट के ऊपर होती है तो एक एक्टिविटी हमने करी थी 6 डायग्राम्स की। अगर आपको फिर से ध्यान होगा कि आप अलमीरा के पास गए, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, जीरो फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 0। आपने 1 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन। आपने 2 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 2 न्यूटन। फिर एक ऐसा टाइम आया कि आपने 6 न्यूटन लगाया और फ्रिक्शनल फोर्स भी 6 न्यूटन हो गया मैक्सिमम, राइट। अब मुझे ये बताओ, ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज कांस्टेंट हो रही है या वेरी हो रही है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट मतलब उसकी एक ही वैल्यू रहती है हमेशा, वेरिएबल है। आपको एक प्रॉपर्टी शायद याद हो, सेल्फ एडजस्टिंग का प्रॉपर्टी क्या होता था? जितना आपका फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। तो लॉजिक क्या है, हम इसको थोड़ा लंबा नहीं करेंगे डिस्कशन को, क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा रह जाएगा। लॉजिक ये होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स शॉर्टकट में कहूँ तो वेरिएबल होती है, ठीक है। और वो हमें पहले उसका ट्रैक करना पड़ता है कि बॉडी रेस्ट में है या नहीं, क्योंकि जो वेरी करती है ना फोर्सेस, वो रेस्ट वाली ही वेरी करती है। अब पहले देखिए उसके लिए हम मेथड क्या करें। ये आंसर स्टूडेंट आपका गलत है। अब इसका मतलब क्या है? आपने फोर्स अप्लाई कर रखी है कितनी? 2.5 न्यूटन, राइट। आर कितना है बॉडी का? mg 20 न्यूटन है। Yes, sir. एफ क्या निकाला आपने? 8 न्यूटन। एफ क्या निकाला? 8 Newton. एफ 8 न्यूटन का मतलब ये है कि अगर आपने बॉडी को मूव करना है तो आपको इस फ्रिक्शन से लड़ना पड़ेगा। इतनी वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी आपको कितना देगी? 8 न्यूटन। Yes, sir. आपने कितनी फोर्स लगा रखी है? 2.5. हाँ, मुझे ये बताइए, ये बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में? Yes, sir. कैसे पता चला? देखिए बेटे, ये है फिर से। Yes, sir. That's fair. That's fair. हाँ, कोई बात नहीं, हम उस लॉजिक को फिर ढूंढेंगे। मैक्सिमम फ्रिक्शन का ये मतलब होता है कि जब तक आपने 8 न्यूटन या इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया ना, तब तक बॉडी मूव नहीं करेगी। कैसे बता रहा हूँ? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स में यू हैव टू अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको बॉडी को चलाने के लिए? 8 Newton. 8 न्यूटन मिनिमम, ज़्यादा लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब आपने फोर्स कितना लगाया होगा? 2.5 न्यूटन। 2.5. तो बॉडी मूव कर रही है कि नहीं? No, sir. नहीं। अब ये देखिए, यही तो करना है हमें।
आपका जो एफ अप्लाइड है वो जितने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको चाहिए था बॉडी से उससे कहीं बहुत कम है। इट मीन आपका एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ सी। इट मीन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी इज एट रेस्ट। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैंने आपसे उस दिन डिस्कस की थी कि जब बॉडी रेस्ट के ऊपर होती है तो फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होती है। क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग? जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही रहेगा। अब देखिए आंसर क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, 2.5 न्यूटन या 8 न्यूटन? 2.5। बस यही लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक तो नहीं है लेकिन इसको ध्यान जरूर रखें। तो हमने देखिए बॉडी के मूवमेंट को डिसाइड कैसे करना होता है। हम क्या करते हैं कि हर सिचुएशन में देखिए, किसी सिचुएशन में तो ये भी दिया होगा बॉडी मूव कर रही है, कोई इशू नहीं है, तो क्लियर सी बात है। तो अगर आपको पता नहीं है कि बॉडी मूव कर रही है कि नहीं तो पहले आप उसका एफ निकाल लो और अप्लाइड फोर्स देख लो। अगर अप्लाइड फोर्स उसके इक्वल है उससे ज़्यादा है फिर तो बॉडी करेगी मूव। जब बॉडी मूव करती है तो हमेशा ध्यान रखिए ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होती। अगर बॉडी रेस्ट में तो आपका एक ही आंसर होता है फ्रिक्शनल फोर्स का। जितनी फोर्स आपने लगाई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जैक्टली उतनी ही। तो अब मैंने आपको ये बता दिया था कि 8 न्यूटन आंसर आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि 8 न्यूटन आंसर तब आएगा जब आपकी फोर्स भी 8 न्यूटन होगी, लेकिन आपकी फोर्स तो 2.5 न्यूटन जो गिवन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब बॉडी रेस्ट के ऊपर रहती है तब उतनी ही होती है जितनी अप्लाइड फोर्स। बार बार हम एक ही स्टोरी को रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन ये बात जो है वो याद रखना है। चलिए ज़रा वर्कआउट करिए इसके ऊपर थोड़ा सा। लैंग्वेज को बिल्कुल कॉशियसली पढ़ेंगे, तब गलती नहीं होती। न्यूमेरिकल्स में हर लैंग्वेज जो होती है वो कॉशियसली पढ़नी है, उससे सिचुएशन आपकी चेंज होती है। ओके, ऑल आर रीडिंग द स्टेटमेंट? यस सर। चलिए, कौन सा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। रख दिया बॉडी को ऐसे। बॉडी का मास जो है वो 10 kg है। अ फोर्स ऑफ 49 न्यूटन, मतलब ये आपने अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है 49 न्यूटन की, इज जस्ट सफिशिएंट। बात करेंगे जस्ट सफिशिएंट का मतलब बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? ध्यान रखिए कितना फ्रिक्शनल फोर्स है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49 न्यूटन मैक्सिमम। होगा। बॉडी रेस्ट के ऊपर है। यस सर। यस सर। लेकिन क्या ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है? यस सर। और मैंने बात क्या करी थी अभी पिछले न्यूमेरिकल में कि जब आपकी बॉडी रेस्ट के ऊपर होती है तो जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स भी तो फ्रिक्शनल फोर्स। तभी तो बॉडी रेस्ट के ऊपर रहेगी ना जब दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें सामने आ गई कि F इक्वल टू एफ सी रहेगा। एफ सी किसके बराबर है? म्यू सी आर के ऊपर। और म्यू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एफ बाई आर। पर एफ तो एफ सी के बराबर है तो एफ सी बाई आर। आर किसके बराबर हो जाएगा? एम जी। लेकिन एम जी क्या है? 10 × 10 100 न्यूटन हो गया ना।
तो म्यू सी का Yes, sir. वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये जो आंसर हम निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, एफ सी बाई आर। एफ सी क्या है, म्यू सी एफ सी आर 49 और आर की वैल्यू क्या थी 100, 100. तो ये 0.49 हो गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स ऑफ म्यू सी, तो ये tan इनवर्स ऑफ 0.49 हो गया। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू को निकाल, ये वैल्यू निकालने आती है आपको, ये tan इनवर्स पर, ये नहीं No, sir. इसका सेकंड, एक बार इसको निकालें, पेंडिंग रहा है बार बार लॉग कितना होगा। जस्ट अ सेकंड, इसकी वैल्यूज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक लॉग बुक हम उसको चेक कर सकते हैं, इजी वाला लॉग देख सकते हैं, उस पर हमारे सारे हाँ जी। चलिए, एक आपके सामने एक टेबल आई थिंक ओपन है, देख सकते हैं टेबल को। ओके स्टूडेंट, यहाँ से Yes, sir. वैल्यू हमने किसका निकालना था 0.49 ना, और दूसरी चीज़ Yes, sir. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट। अब देखिए, अब जब आप लॉग बुक लेते हैं कोई भी, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखिए, साइन कॉस टैन लिखे हुए हैं सारे, राइट। Yes, sir. मुझे टैन की Yes, sir. वैल्यू में 0.49 देखना है, क्या देखना है 0.4. 0.49. चलते रहिए, देखिए जो हैंड का सिंबल है ये 0.2, ये चला 0.48 दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. पीछे को चलिए, ये 26 डिग्री आ गया, Yes, sir. तो ये अप्रोक्सीमेट आपका 0.4877 में 0.49 ही बनता है। तो इसका Yes, sir. एंगल कितना निकला 20। 26 degree. इस टेबल से स्टूडेंट हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं। देखिए, मान लो मैंने आपको पूछा साइन 16 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप देखोगे साइन मिल गया ऊपर 16 डिग्री में, पहले ही कॉलम को पकड़ लो 0.2756 मिल गया। हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, अगला पेज उसका 90 डिग्री वाला है, वहाँ की वैल्यूज़ मिलेंगी। दूसरी चीज़, अगर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ पता है, जैसे मैंने बोला tan की वैल्यू 0.12 आई है, तो यहाँ से tan का एंगल 7 डिग्री होगा। इजी है, पढ़ सकते हैं इसको। Yes, sir. हाँ जी, तो अगर एंगल गिवन है तो साइन की वैल्यू पढ़ लो, कॉस की पढ़ लो, tan की पढ़ लो, एक गिवन एंगल के ऊपर सारी वैल्यू। अगर वैल्यूज़ पता है तो टेबल में नियरेस्ट वैल्यू देख लो, उस वैल्यू से चलते चलते आप लेफ़्ट साइड तक पहुंच जाओ, लेफ़्ट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो साइड की होती है, इससे हम एंगल को देख सकते हैं। चलिए,
तुम्हारा फाई कितना निकला? 26 डिग्री। यस सर। तो ये अप्रॉक्सीमेट एंगल्स ही लिखते हैं हम, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक ही रहते। चलो फिर से हो गया इसको। नेक्स्ट ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, उसको हम थोड़ा डील करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और क्वेश्चन उठाएंगे। Go through all the things, just a second, let me grab the ones. चलिए, सिचुएशन है आपके पास, a mass of 4 kg rest on a horizontal plane। देखते रहिए। अब आप प्लेन को धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। राइज करने का मतलब है कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा रहे हैं, और आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दिया 15 डिग्री। कितना एंगल कर दिया? 15 डिग्री। और अगर आपने 15 डिग्री किया, द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड। क्या ये 15 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज है? यस सर। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, याद है किसी को? मिनिमम एंगल, हॉरिजॉन्टल। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सो दैट एनीथिंग केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, यही था। यस सर। तो अभी देखिए, ये मास विच इज केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ाया तो ये मास जो है वो स्लाइड करना शुरू कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल 15 डिग्री है, ये एंगल ऑफ रिपोज है? एग्री ऑन? यस सर। तो ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया 15 डिग्री है, तो ये थीटा है, क्योंकि बॉडी इज जस्ट स्लाइडिंग। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर से स्टूडेंट वही बात करूँगा, जहाँ जहाँ वर्ड स्टैटिक लिखा होगा उसको क्या अज्यूम करोगे आप? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा नहीं कि इसको आपने कहना ये गलत लिखा हो, लेकिन ये हमारे माइंड में ये होता है कि कभी भी स्टैटिक जो है वो वर्ड हम यूज़ नहीं करते। स्टैटिक की जगह हम लिमिटिंग यूज़ करते हैं। म्यू सी आपको निकालना है। अब मुझे ये बताइए क्या फार्मूला है एंगल ऑफ रिपोज और म्यू सी का? ये है एंगल ऑफ रिपोज। म्यू सी निकालना है ना, तो यस सर। tan थीटा, थीटा के एंगल ऑफ रिपोज है, तो सीधा वैल्यू है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये क्वेश्चन को रिपीट करने का तरीका होता है। तो व्हेन वी वांट टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन tan थीटा, थीटा कितना वैल्यू है? 15 डिग्री। आप चलिए टेबल से आप 15 डिग्री की वैल्यू मुझे बता दीजिए। कौन सा देखना है? tan देखना है ना, थर्ड कॉलम में देखेंगे 15 डिग्री नजर आ रहा है इस कॉलम में। 15 डिग्री साइन कॉस tan कितना है? 0.26। बस ये वैल्यू लिख दिया हमने। तो म्यू सी जो आपका क्या 0.26। ओके, so let me go with one more statement. चलो, ये था ये statement। The coefficient of friction between the ground of the wheel and the car moving on a road is 0.5। ये कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? काइनेटिक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि मूवमेंट तो ऑलरेडी दे रखी है ना।
तो जब किनेटिक फ्रिक्शन होगा तो बॉडी करें 0.5 आ गया। Yes, sir. कार का इनिशियल स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो गया 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब आपने क्या किया, ओके ये वो रेस्ट के ऊपर है, इसको फाइनल स्पीड आपको ये है, u जो है वो 0 है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमने स्टेटमेंट में देखा, क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड सरफेसेस का अलग अलग कंसेप्ट है, तो ये चीज़ें हमारे लिए सॉर्ट आउट करना जरूरी है। अब आपको ये देखना है कि कितनी कम डिस्टेंस में कार जो है वो इतनी स्पीड एक्वायर कर लेगी रेस्ट के, तो कैसे इसका कंडीशन बनाए। ये देखिए एक सरफेस है, सरफेसेस देखिए रफ होते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की बात हो रही है ना। कार जो है वो इनिशियली तो चलिए रेस्ट के ऊपर है, तो इनिशियली तो फ्रिक्शन भी 0 होगा ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आपने जो इंजन है वो अभी रेस्ट पे है, तो वो कार तो मूव नहीं कर रही है, तो इंजन का फोर्स टायर के ऊपर तो 0, आपने क्लच दबा रखा, ठीक है, इंजन स्टार्ट है कोई दिक्कत नहीं है, क्लच दबा रखा तो कार का टायर है वो तो रेस्ट करती है। अब यहाँ से कार उठी 0 स्पीड से और इसने स्पीड निकाल ली 20 मीटर पर सेकेंड निकाली थी हमने फाइनली। हमें ये देखना है कि कार ने इतना डिस्टेंस लिया U से V तक जाए। अब एक चीज़ ये है, क्या कार एक्सेलरेट हुई? कार एक्सेलरेट हुई ना? Yes, sir. तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? V माइनस U बाई T। V और U तो डिफरेंट है, तो एक्सेलरेट तो हुई, ये भी हो गया। अब और कुछ डाटा देखिए इसमें जो हमें मिलने वाला है। कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन आपको गिवन है, डिस्टेंस आपने निकालना है, g का वैल्यू दिया। अब जब कार मोशन में आई तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगी। एक चीज़ स्टूडेंट हमने उसी एक्टिविटी में फिर बात की थी, एक बार कोई चीज़ मोशन में आ जाए तो उसका जो किनेटिक फ्रिक्शन है वो चेंज नहीं होता, चाहे कार 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, चाहे 55 से चली, चाहे 60 से चली या 72 से, एफ के वही रहेगा। एफ के का वैल्यू कितना, एफ के का वैल्यू क्या होगा, म्यू के आर, क्योंकि कार हॉरिजॉन्टली चल रही है तो आर का वैल्यू कितना होगा, mg. एम जी। ठीक है, अब हमने डिस्टेंस तक पहुंचना कैसे है? देखिए डिस्टेंस तक पहुंचने का तरीका तो एक ही है, कौन सा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें अगर आप देखोगे v तो आपको गिवन है, u 0 था, s निकालना है, क्या हम कहीं से कार का एक्सेलरेशन निकाल लें? Yes, sir. बिल्कुल, ये एक एक्सेलरेशन अगर हमें मिल गया तो फिर हमारा काम हो जाएगा। अब टाइम का फंडा तो है नहीं, तो टाइम को हम सोचते नहीं इसमें, क्योंकि स्मॉल टी गिवन नहीं है। और कोई तरीका एक्सेलरेशन निकालने का बताइए। डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, वो आपको निकालना है। एक्सेलरेशन की हमें अब नेसेसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है। यानी method to get acceleration,
सिचुएशन आपके साथ है, ये स्टेटमेंट कोई आइडिया एक्सेलरेशन निकालने का, फोर्सेस की वैल्यू में पता है कहीं ना कहीं। सर जी के इक्वल नहीं आएगी एक्सेलरेशन? जी के इक्वल तब होगी जब बॉडी नीचे फॉल करेगी ना। यस सर। स्टूडेंट एक्सेलरेशन का सिर्फ एक ही चीज़ के साथ कनेक्शन होता है, फोर्स के साथ। इसके साथ फोर्स। फोर्स के साथ, क्योंकि हमें एक ही फोर्स पता है, फ्रिक्शनल फोर्स। जब बॉडी को मूव करना है तो उसने फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही मूव करना है, तो F की बजाय हमने M में भी लिख सकते हैं। अब देखिए M और M कैंसिल हो गए, एक्सेलरेशन कितना आ गया बॉडी का, म्यू के जी प्लस म्यू के क्या है आपके पास 0.5, so 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो एक्सेलरेशन आपका बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आपका आ गया v स्क्वायर, v है आपका 20 होल स्क्वायर, u था 0 और 2 इंटू 5 400 बाई 10, तो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद पाथ जो है वो 0 से 72 किलोमीटर पर। So we have one more statement by which we will complete this part। ये थोड़े बेसिक न्यूमेरिकल है, कल थोड़ा हम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। पहले तो स्टूडेंट इसका सिचुएशन थोड़ा सा मुझे समझ के ये बताइए कि ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम इसके सोल्यूशन की बात करें। रीड करना स्टेटमेंट कुछ ऐसे मैंने शायद आपसे पहले डिस्कस किया तो बोला है। ये आपका ट्रक है, हाँ जी, दिस इज ट्रक विच इज एट रेस्ट, वहाँ पे करेंगे रेस्ट की तरफ। यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ट्रक की जगह स्टूडेंट और ट्रेन है, कोई इशू नहीं। अब देखिए ट्रक जब आगे की तरफ चलेगा स्पीड बढ़ती रही ट्रक की, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉक्स पीछे की तरफ गिरेगा? पॉसिबल है? यस सर। क्यों क्यों होता है ऐसा? कोई आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बॉक्स पीछे की तरफ पुल होता है ना, फ्रिक्शन इसको ऐसे बचाता है, क्योंकि बॉक्स पीछे जाने की कोशिश कर रहा है ना, हर स्पीड के ऊपर तो ये नीचे गिरेगा नहीं। लेकिन अगर ट्रक की स्पीड फास्टेस्ट हुई तो एक स्पीड ट्रक की ऐसे होगी, ये ट्रक जो है ये बॉक्स जो है वो पीछे की तरफ टम्बल हो जाएगा। मूवीज़ में आपने देखा होगा बहुत फास्ट जब ट्रेन या ट्रक चलता है तो सारी की सारी पीछे चीज़ें उल्ट जाती हैं पीछे की तरफ। अब होता यह है कि एक स्पीड तक जो फ्रिक्शन है वो इसको बचा लेता है, लेकिन जब यहाँ वाला फोर्स मान लो 10 न्यूटन हो गया और फ्रिक्शन रह गया बेचारा 9 न्यूटन, अब फ्रिक्शन इसको ग्रिप तो कर नहीं पाता, अब ये 10 न्यूटन की वजह से बॉक्स पीछे गिर जाएगा। चलिए ये तो सिचुएशन हमें समझ में आ गई।
अब हमें ये देखना है कि कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ ट्रक को आगे मूव करना है ताकि बॉक्स जो पड़ा है इसके पीछे वो नीचे ना गिरे। क्योंकि देखिए अगर एक स्पीड से ऊपर ट्रक चला ना तो फिर बॉक्स को गिरना ही है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी परमिटेड है एक्सेलरेशन वो हमें सिचुएशन इज क्लियर। Yes, sir. चलिए इस सिचुएशन को फिर से मैं बना रहा हूँ। देखिए अब एग्जैक्टली क्वेश्चन में होगा क्या। ट्रक आगे चला एक्सेलरेशन के साथ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो एक इसके पास एक्सेलरेशन आ गया ए और हमने इसको बोल दिया मैक्सिमम। जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तो इस बॉक्स का जो कंडीशन होगा इज इट जस्ट एट द वर्स ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि जरा सा एक्सेलरेशन और बढ़ा फिर तो इसने मूव करना है पीछे की तरफ। मतलब अब बॉक्स जो है अबाउट टू स्लाइड बैकवर्ड। इसको सेव कौन कर रहा है कि ये पीछे को ना गिरे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो रेड एरो है क्या ये इसका इंटेंडेड मोशन है पीछे जाने के लिए? Yes, sir. और फ्रिक्शन हमेशा इंटेंडेड मोशन के ऑपोजिट लगता है। कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ? लिमिटिंग ही होगा। Yes, sir. बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए अब जब बॉक्स जो है वो ट्रक के साथ ही चल रहा है ना अभी तो ट्रक के साथ चल रहा है क्योंकि गिरा नहीं ना, ये गिरने वाला है, गिरा तो नहीं। तो एक्सेलरेशन बॉक्स में कितना होगा जितना ट्रक में है? Yes, sir. क्योंकि वो सिंगल बॉडी तो है अभी तो बॉक्स डिपार्ट नहीं हुआ ना ट्रक से, वो ट्रक के साथ ही चलता है। अब देखिए फॉर बॉक्स टू स्टे एट रेस्ट, for box to stay at rest, force which is trying to accelerate the box will be equals to frictional force which is trying to save the box। अब ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है? यूसीआर। क्योंकि बॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो आर को एम जी होना पड़ेगा। एम और एम कैंसिल हो गए, मास ऑफ द बॉक्स कैंसिल हो गए। कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ बॉक्स में? ये देखिए आपके पास आंसर आ गया म्यू सी जी। जनरल आंसर है ये। अगर किसी बॉक्स को स्टेशनरी रहना है तो उसको इतना ही एक्सेलरेशन जो है वो ट्रक में अलाउड होगा। अब म्यू सी जो है वो 0.15 है और Yes, sir. जी की वैल्यू तो करीब 10 ही है। तो ये आपका आ जाएगा 1.5 मीटर्स पर